हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के इस भाग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमी में जो हम लोग कर रहे थे आरबीआई के कार्य जो थे उसके आगे के भाग को देखेंगे। जैसे पहले में हम लोगों ने किया था बैंकिंग का जो हिस्ट्री था वो किया था और फिर आरबीआई के कार्य को देखे थे। तो आरबीआई के कार्य जो थे उसमें हम लोगों ने जो मात्रात्मक कार्य थे उसको हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे गुणात्मक कार्य को देखेंगे और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो भारत में हैं कितने तरह के बैंक हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनमें विशेषताएं क्या हैं, उनमें अंतर क्या है। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो उसके कार्य हैं, मतलब कि बैंक हैं, क्या उनकी भूमिका है भारत में, किस तरह से हमारे जो देश के विकास में उनका योगदान है, ये सब जो है एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ लेता है। तो इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं चयनात्मक या गुणात्मक नियंत्रण, सेलेक्टिव या क्वालिटेटिव कंट्रोल। तो इसमें है कि जो आरबीआई बैंकों को किसी विशेष लोन पर न्यूनतम मार्जिन रखने के लिए कह सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता को विशेष क्षेत्र में नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें जैसे कि जो तरलता होती है उसको नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि महंगाई कम या ज़्यादा हो गया तो उसको नियंत्रित करने के लिए गुणात्मक कार्य भी कदम भी उठा सकता है आरबीआई। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं चार तरह के जो गुणात्मक कदम है इसके, तो चार तरह के हैं। इसको हम लोग विस्तृत रूप में देखते हैं। तो विस्तृत में हम देख रहे हैं। इसको हम लोग उदाहरण के रूप में देख लें ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो जैसे कि जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है, तो इसमें है कि जैसे कि अगर कोई भी हम लोग अगर व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जैसे कि अगर महंगाई मुद्रास्फीति चल रही है, ठीक, तो अगर आरबीआई को इस स्थिति में कंट्रोल लाना होगा, जैसे कि मार्केट से कम जैसे कि मार्केट में महंगाई कम हो जाए और मुद्रास्फीति कंट्रोल, इसके लिए ये क्या करेगा कि जैसे कि अगर इसमें लिखा है कि अगर हम लोग 1 करोड़ रुपये ऋण लेने जाते हैं और बैंक के पास गिरवी रखने के लिए 1 करोड़ मूल्य की भूमि है, जैसे कि अगर हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए और हमारे पास 1 करोड़ मूल्य की भूमि के पेपर हैं, ठीक, तो जैसे कि अगर हम बैंक को देते हैं तो जैसे कि मुद्रास्फीति रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो वो उतने मूल्य का हम लोग को लोन दे देगा। लेकिन जैसे इस स्थिति में जो है वो कुछ काट कर देगा, जैसे कि अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है, तो अगर ये कुछ परसेंट डिसाइड कर दिया गया है तो उसको ये उस पर काट लेगा, 1 करोड़ पे हमारा काट लेगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि आरबीआई ने सीमांत अगर 55% निर्धारित किया है, तो जैसे 1 करोड़ रुपये के जो भूमि के कागजात ले गए हैं, तो उसमें से ये क्या करेगा 55% काट लेगा और आपको सिर्फ 45% देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि कम से कम लोग इस समय लोन लेने जाएंगे, जिससे कि महंगाई में कमी, मुद्रास्फीति में कमी आ सकती है। ठीक, आगे है उपभोक्ता ऋण विनिमय। इसमें है कि इसके तहत क्या क्या करेगा कि जैसे कि कुछ ना करके सिर्फ ये करेगा, जैसे कि अग्रिम भुगतान, डाउन पेमेंट, जैसे कि हम लोग कोई भी सामान लेते हैं उसको विभिन्न किस्त में चुकाने की कोशिश करते हैं। एक बार पैसे नहीं दे मतलब कि असमर्थ होने पे या भी किसी भी कंडीशन में एक बार पैसे नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए कंडीशन में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चुका देते हैं। लेकिन जब ये इस स्थिति मुद्रास्फीति की स्थिति में ये आरबीआई जो है इसके ईएमआई जो है, ईएमआई जो किस्तों में देने की जो मूल्य है उसको कम कर देगी और ज़्यादातर नगद जो पैसे चुकाने होते हैं उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या करेगा, कोई भी बंदा है तो वो उसको नहीं मतलब लेगा, इस समय लोन नहीं लेगा। कोई भी सामान है जैसे कार वगैरह लेना है तो इस समय नहीं ले सकता है, क्योंकि उसे ज़्यादातर ईएमआई को देना पड़ेगा। ठीक, ईएमआई किस्तों में ना देके किस्तों में ना देके उसे नगद ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका रहा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसके तहत वो नियंत्रण रख सकता है। आगे है नैतिक सलाह देकर। गुणात्मक में जो आगे है वो नैतिक सलाह है, मोरल सॉसेशन। ठीक, तो इसमें है इसके द्वारा बैंकों को सलाह दी जाती है
जैसे कि अगर आरबीआई के द्वारा रेपो रेट घटाने, बैंक भी अपना ब्याज दर घटाएं। वो कहेगा, आरबीआई कहेगा कि अगर रेपो रेट घटा रहे हैं तो आप भी मतलब कि अगर इस ज़्यादातर सप्लाई करना होगा मार्केट में पैसे, तो इस तरह से घटाने के लिए कहेगा। ठीक, अगर बैंक सरकारी प्रतिभूति में ज़्यादा पैसा निवेश ना करके ज़्यादा पैसा ऋण में दे, ताकि और इस मतलब व्यवसाय वगैरह बढ़ावा देने के लिए भी वो कहेगा ज़्यादातर आप ऋण दो, ताकि व्यवसाय हो, ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और विभिन्न क्षेत्र में रोजगार बढ़े, और जिससे कि क्या हो कि मुद्रास्फीति कम हो जाए। तो ये है नैतिक सलाह। और प्रत्यक्ष कार्रवाई, पेनाल्टी देके, अगर किसी भी कीमत पे बैंक नहीं मानता है तो इसको ये आरबीआई पेनाल्टी देने का भी अधिकार रखता है। जैसे कि है कि अगर पहली पेनाल्टी अगर मेंटेन नहीं रखती, सीआरआर या एसीएलआर बैंक्स मेंटेन नहीं रखती है, तो पहली बार पेनाल्टी वो बैंक दर, जैसे जितना भी बैंक दर है तो उस पर प्लस, जैसे 4% है, मान लीजिए 4% है, उस पर ये देगा 4% प्लस 3%, तो इतना उसको पेनाल्टी लगाना दे देगा। और जैसे कि अगर जो भी बैंक से वो बैंक दर, जैसे पहले मैंने बताया कि बैंक दर क्या होता है, कोई भी बैंक अगर आरबीआई से जो ऋण लेती है और उसके बदले जो ब्याज दर देना पड़ता है उससे बैंक दर, लेकिन इसकी कंडीशन ये कि लंबी अवधि के लिए ऋण लेता है। तो इस स्थिति में अगर ऋण लेगा बैंक तो क्या करेगा, ये ज़्यादातर बैंक दर पे 3% पेनाल्टी, अगर दूसरी बार ऐसे गलती करता है तो बैंक दर पे 5% की पेनाल्टी देगा। ठीक, तो हमारा ये रहा जो गुणात्मक, ये चयनात्मक जो रहा तो उसको हम लोग अभी देख लिए, मतलब गुणात्मक या चयनात्मक दोनों एक ही होता है, तो उसको हम लोग देख लिए। तो ये हमारा आरबीआई के जो कार्य थे वो ख़त्म हो गए। आगे हम लोग देखेंगे बैंकिंग। ठीक, बैंकिंग को जो है वो क्या है, उसकी विभिन्न संस्थाएं क्या हैं, किस तरह का है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि बैंकिंग क्या है। वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है तथा उनको उधार देती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जान लें, जैसे कि कोई भी अब वो हम लोग पैसे जो जमा करना होता है वो जाकर बैंक में देते हैं, और ऋण भी लेना होता है तो हम लोग ले लेते हैं उससे। तो यही है कि जमा स्वीकार करती है तथा उनको उधार देती है, व्यापारिक बैंक कहलाती है, तथा इस प्रक्रिया को बैंकिंग कहते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है मोस्टली उन्हीं को बैंकिंग कहते हैं, और ये सरकार जमा स्वीकार करती है और को जनता को उधार भी देती है। ठीक है, तो ये जो किसी व्यापारी बैंक के दो प्राथमिकताएं होती हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा, जमा स्वीकार करना और उधार देना। ठीक, आगे है कि हम लोग देख रहे हैं जो कमर्शियल बैंक हैं, ये मतलब कि जो बैंक हैं या कमर्शियल बैंक हैं वो कितने तरह की हैं, ये 2 तरह के होते हैं। पहला है शेड्यूल बैंक्स और दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। ठीक, तो शेड्यूल बैंक में हम लोग को इसके 3 भाग देख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक। ठीक, तो जो पब्लिक सेक्टर है इसमें भी नेशनलाइज्ड मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक और एसबीआई इसके ये हैं। तो नेशनलाइज्ड 2 बार हुआ था, जैसे 1969 1969 में हुआ था जो 14 बैंकों का हुआ था, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, और एसबीआई प्लस अदर बैंक ये भी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब हम विभिन्न इसके ये जो देख रहे हैं इसको विस्तृत रूप से जान लेते हैं। देखिए, तो इसमें है, पहले हम लोग देख रहे हैं शेड्यूल बैंक। तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं 2 तरह के होते हैं। तो उसमें है पहला शेड्यूल, मतलब ऐसे जो पहला कोई भी मान लीजिए, तो हम लोग पहले चर्चा कर रहे हैं शेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक। वे बैंक जिनका नाम आरबीआई के अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में रजिस्टर्ड है उन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं। इन बैंकों को आरबीआई के नियमों का पालन करना होता है। ठीक, तो इसको इधर भी अच्छे से देख लेते हैं।
ये अनुसूचित जो बैंक होते हैं, तो ये बैंक होते हैं, इनकी कुछ कंडीशन भी होती है। ठीक, दूसरी, ये पहले हम लोग देख लिए कि ये जो आरबीआई के अधिनियम 1934 है, उसकी दूसरी अनुसूची में दर्ज है, तो उसको कहते हैं हम लोग अनुसूचित बैंक। और ये क्या करते हैं, ये आरबीआई के नियमों का पालन करते हैं, और भी इसके जो ये इन पे बाध्यकारी इनकी शर्तें हैं और इनकी कार्य विधियाँ हैं, वो निम्नलिखित हैं। जैसे कि अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिनकी कम से कम पूंजी और आरक्षित राशि 25 लाख हो। कम से कम इनकी राशि जो होती है कुल मिलाकर 25 लाख हो। इन बैंकों को हर हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी गतिविधियों का विवरण जमा करना होता है। ठीक, तो ये भी अपनी जो भी क्या किए क्या नहीं किए, विभिन्न गतिविधियां हैं, कितना उनका SLR CRR, ये सब इनकी जानकारी देते रहेंगे, और ये इन पे बाध्यकारी है। ठीक, और ये भी है कि ये बैंक, जैसे हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं कि 1934 के दूसरे कार्यक्रम मतलब कि सूची में दर्ज हैं, इसलिए इन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है, अनुसूचित बैंक। ठीक, तो ये है, इसके 3 प्रकार भी हैं जो बैंक हैं। इसके 3, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और निजी क्षेत्र, और विदेशी बैंक। तो इसको इधर कोस्ट में जो लिखा हुआ है ब्लॉक में, इसमें है कि ये भी बैंक जो हैं, ये सब राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेश बैंक, निजी बैंक, सलाहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, ये सभी जो आते हैं वो अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसके जो इन बैंकों को सुविधाएं दी जाती हैं, वो 2 तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे ये बैंक जो हैं, आरबीआई से बैंक दर पर, जैसे जो बैंक दर है उस पे ये ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, गैर अनुसूचित बैंक है, वो क्या करेंगे, इसमें नहीं ले सकते। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल हम इसको देखते हैं। दूसरा है कि वे स्वतः क्लियरिंग हाउस सदस्यता मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, तो वो क्या करेंगे कि इस पे स्वतः नहीं, इनको जाना पड़ेगा। पहले तो वो बैंक दर पे लोन नहीं ले सकते, और दूसरा है कि वो स्वतः नहीं हासिल करते सकते, बल्कि उनको जाकर कहना पड़ेगा और तब सदस्यता मिलेगी। ठीक, तो ये हमारा रहा अनुसूचित बैंक, और इसके जो 3 प्रकार हैं उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला, जैसे कि इसमें आता है क्षेत्रीय बैंक भी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं RRB। ठीक, तो रीजनल रूरल बैंक्स, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी, और ये ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था को बढ़ाना इसका मुख्य काम है, और RRB वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक, तो हम लोग इस आरबीआई के जो RRB है, इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा विस्तृत में जान लेते हैं। तो जो इसकी स्थापना जो हुई थी, वो RG सुरैया जो थे, उनके मतलब उन्होंने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि जैसे कि जो भी सबसे पहले कि RRB जो है वो क्यों आया, क्योंकि गांव में ज़्यादातर बैंक की सुविधा लोग नहीं उठा पाते थे, और जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। तो इसके लिए सबसे पहले RG सुरैया जो थे, उन्होंने ये क्या किया कि इसमें सुझाव दिया कि एक ग्रामीण स्तर पे भी कोई, स्थानीय स्तर पे भी कोई बैंक होना चाहिए, और इसको स्वीकृति मतलब कि शिवरामन का समिति जो थे उनका गठन हुआ, और सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1975, जिसमें इसमें लिखा है कि 75 में, तो इन्हीं के सिफारिश, शिवरामन समिति के सिफारिश पे ही RRB का गठन हुआ, स्थापित हुआ। ठीक, और इनका मुख्य जो उद्देश्य था, इनके जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग बढ़ाना, और लघु एवं सीमांत कृषकों और श्रमिक कारीगरों के लिए उद्यम हेतु सहायता उपलब्ध करना, जैसे कि कोई भी व्यवसाय वगैरह चलाने के लिए, और उनकी मतलब कि कुशलता बढ़ाने के लिए, वो जो सीमांत किसान और श्रमिक लेबर हैं, उनको ये क्या करेगा कि ऋण उपलब्ध कराएगा, सहायता उपलब्ध कराएगा।
ठीक, तो ये हो गया आरआरबी, क्योंकि इसके बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको विभिन्न पहलुओं को गहराई से हम लोग को जाना है। और ये पहले जो इस फिलहाल में इस पे नियंत्रण नाबार्ड का है, लेकिन इससे पहले इस पे जैसे कि जब गठन हुआ 1975 में, तो 1975 से लेके 1982 तक जो था इस पे जो आरबीआई था उसका नियंत्रण था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस पे नियंत्रण 82 के बाद 82 के बाद इस पे नियंत्रण नाबार्ड का हो गया। ठीक, तो ये रहा हमारा आरआरबी, तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि उसके विभिन्न पहलू थे। जो अनुसूचित बैंक थी उसके विभिन्न प्रकार जो थे, उसमें ये भी है निजी बैंक। तो निजी बैंक जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में निजी क्षेत्र के बैंक भारतीय बैंक के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि दोनों निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र से बना होता है। जो ये निजी है दोनों क्षेत्र से बना हो सकता है या निजी भी हो सकता है। ठीक, निजी क्षेत्र जैसे कि फिलहाल इसको विस्तृत हम लोग जानते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक वे बैंक हैं जहां शेयर या इक्विटी की अधिक से अधिक हिस्सेदारी निजी शेयर धारकों के अधिकार में होती है तथा सरकार इन पर कोई अधिकार नहीं होता। ठीक, जैसे कि इसकी ज़्यादातर हिस्सेदारी होगा किसी शेयर धारक का होता है और इस पे सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो आईसीआईसी बैंक है, ठीक, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक इत्यादि सब इसको विस्तृत में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं हमारे निजी बैंक। तो इस महत्वपूर्ण है कि ये क्या करते हैं, तो इसको हम लोग देख लिए कि यह ज़्यादातर स्वामित्व जो होता है अधिकार शेयर धारक एक खुद होते हैं। ठीक, इसमें सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब हम लोग जान लेते हैं विदेशी बैंक। तो विदेशी बैंक वे बैंक हैं जिनका मुख्य कार्यालय जो ऑफिस होता है विदेशों में होता है, जैसे सिटी बैंक, HSBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर आदि बैंक विदेशी बैंक के उदाहरण हैं। वर्तमान में 36 विदेशी बैंक है। तो इसके जो है विदेशी बैंक को भी हम लोग क्या है इसको देख लीजिएगा और फिर ये भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए निजी बैंक और ये विदेशी बैंक। आगे हम लोग देख रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एसबीआई के साथ साथ 21 राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं। कुल मिलाकर 26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुल बैंकिंग कारोबार 75% के लिए जवाबदेही होता था। भारतीय स्टेट बैंक सभी वाणिज्यिक बैंक सबसे बड़ा, जैसे कि जो ये होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं उसमें 75% जो होता है वो पब्लिक सेक्टर के तरफ से होता है। जैसे कि 25% अगर किसी का शेयर धारक है उनका हो सकता है, लेकिन 75% जो होता है वो खुद मतलब पब्लिक सेक्टर से संबंधित होता है। और इसमें हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय एसबीआई जो है इसमें सबसे बड़ा बैंक है। ठीक, इसके अंतर्गत जो बैंक हैं उसमें है बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक जो है निम्नलिखित, IDBI बैंक, महिला बैंक, इंडियन बैंक इत्यादि सब है जो अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र में आते हैं। ठीक, हम लोग देख चुके अभी तक जो था निजी बैंक, विदेशी बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ये भी जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि सहकारी बैंक जो है वर्तमान समय में ज़्यादातर सहकारी बैंक को जो सरकार है बहुत प्रोत्साहन दे रही है स्थापना के लिए, तो ये भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। इन बैंकों की स्थापना राज्य सरकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। ठीक, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि हमने पहले बताया कि इसको सरकार ज़्यादातर प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि ग्रामीण विकास करना है
और कृषि विकास करना है। आज जैसे कि हर विकास पे ध्यान दिया जा रहा है वर्तमान समय में, तो कृषि भी विकास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है खाद्यान्न के दृष्टिकोण से और संपन्नता की भी दृष्टि से, ताकि किसान संपन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्रय शक्ति उनकी बढ़े और उनकी स्थिति सुदृढ़ हो। ठीक, तो ये है सरकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है। इसके अंतर्गत आते हैं राज्य सरकारी बैंक, जिला एवं केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राइमरी एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो ये आपका हो गया सहकारी बैंक। ठीक, तो सहकारी बैंक को हम लोग देख लिए, आरआरबी को देख लिए। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं वही जो आरआरबी को हम लोग देख लिए उसी का है कि ये मुख्यतः जो है नाबार्ड, जैसे मैंने बताया कि फिलहाल में जो है नाबार्ड के अंतर्गत ये है। उस 1982 तक ये किसके अंतर्गत था? आरबीआई के अंतर्गत। ठीक, तो ये है यही है। नाबार्ड की जो देख लेते हैं, नाबार्ड भी एक महत्वपूर्ण संगठन है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुई, और जैसे कि कोई भी योजना परियोजना शुरू हुआ अगर इससे संबंधित है तो उसको लेके ये पूछ देता है। तो यह एक वित्तीय संस्था है जो सहकारी बैंकों की ऋण प्रदान करता है। ठीक, तो ये सहकारी बैंक जो है उनको ये ऋण देता है और इसकी स्थापना 1982 12 जुलाई को हुई है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं हम लोग विकास बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। ये विकास बैंक के अंतर्गत वे बैंक आते हैं जिनकी स्थापना किसी विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए किया जाता है, जैसे उद्योग, कृषि तथा आयात निर्यात। इनकी जो विशेषताएं हैं सॉरी इनकी जो विशेषताएं हैं, यह साधारण बैंकों की तरह जनता से धन संग्रह का कार्य नहीं करते। जैसे कि जो साधारण बैंक हैं ये जमा स्वीकार करते हैं, और लेकिन ये जो हैं ये उनका कार्य नहीं है। और इसके अतिरिक्त यह वाणिज्यिक बैंक की भांति अल्पकालिक ऋण उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि मध्यम और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अल्पकालिक ऋण प्रदान लोन देते हैं, लेकिन ये मध्यकालीन और क्योंकि ये ज़्यादातर जो होते हैं वो विकास से संबंधित कार्यों के लिए ये ऋण देते हैं, तो उनको ये देते हैं दीर्घकालिक और मध्य। ये महत्वपूर्ण विशेषताओं में से इसकी है कि ये किस तरह के ऋण देते हैं, तो कृपया आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह मध्य व दीर्घकालीन लोन जो देते हैं विकास बैंक। ठीक, और विकास बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले जो विकास बैंक अगर देख लें विश्व के स्तर पे, तो विकास बैंक सबसे पहले जापान में 1902 में विकास बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, और विकास बैंक का जो है इसके औद्योगिक व वित्तीय संस्थाओं, जैसे कि ये जो है विभिन्न संस्थाओं को, जैसे इसमें लिखा है उद्योग, कृषि, आयात निर्यात इत्यादि को ये विकास में सहायता के लिए जो ऋण देता है वो इन लोगों को देता है, उद्योग से क्षेत्र से संबंधित इत्यादि। तो ये जो विकास बैंक है ये इसके अंतर्गत जो आते हैं बैंक, उसको हम लोग देख लेते हैं कि विकास बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं विकास बैंक के अंतर्गत वे बैंक आते हैं जिनकी स्थापना किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि वो कृषि, आयात निर्यात, जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे उद्योग, कृषि, आयात निर्यात इत्यादि से संबंधित तो ये है। तो इसकी विशेषताएं तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि यह साधारण बैंकों की तरह जनता से, जैसे कि पहले हमने कहा, इसका लास्ट वाला हम लोग नहीं देख पाए कि इनका प्रमुख कार्य अपनी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश और व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, आर्थिक प्रगति को तेज करना है। तो इसकी जो प्रमुख जो प्राथमिकता है उसमें यह, जैसे कि ये क्षेत्र में निवेश करता है और व्यवसाय को प्रोत्साहित करता है ऋण दे के, और क्योंकि दीर्घकालीन और ऋण देता है जिससे कि
कोई भी अगर व्यवसाय के लिए ले तो वो मतलब आराम से अपने विकास करे, उसके बाद इसका चुकता करे। तो इसके लिए ये आर्थिक प्रगति को तेज करता है, क्योंकि व्यवसाय वगैरह स्थापित होंगे तो स्वाभाविक है कि आर्थिक प्रगति होगी। ठीक, तो हम लोग इसके अंतर्गत जो बैंक हैं, औद्योगिक क्षेत्र में जो बैंक है वो है IDBI, मतलब कि IDBI, IFCI, UTI और ICICI, सिडबी, ICI इतना बार हो जाता है कि बोलने में थोड़ा मतलब कि समझ में आता है ICIS ICI क्या, तो यहाँ पे ICICI, ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो ये आगे हम लोग देखते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं जो IFCI है यह क्या है, इसको देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख उपलब्धता कराता है। इस संस्था का दोबारा मतलब कि यह जैसे कि बैंकों को, विभिन्न बैंकों को नहीं सॉरी उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराता है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई। जो UTI बैंक है, तो इसके जैसे कि पहले, अब तो इसका नाम हो गया है सॉरी इसके बारे में भी फ़िलहाल में मुझे मैंने पढ़ा नहीं, रिविज़न नहीं किया। तो आगे हम लोग देखते हैं ICICI बैंक। ठीक, ICICI बैंक। ठीक, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। तो ये क्या है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और यह निजी क्षेत्र का बैंक है। यद्यपि 1994 में यह व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक, यह कमर्शियल बैंक है और यह जो है निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक, तो ये हमारा अब ये सिडबी को भी देख लेते हैं। सिडबी जो है इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और यह औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन, यानी कि जो भी IDBI है, IFCI है, UTI है, ICICI है, सिडबी है, तो ये सभी जो हैं ये जो औद्योगिक के क्षेत्र में विकास के लिए, मुख्यतः उद्योगों के विकास के लिए ये जो है ऋण उपलब्ध कराती हैं। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं कृषि से संबंधित विकास। जैसे कृषि के ये डेवलप बैंक के अंतर्गत आता है कि ये कृषि के क्षेत्र में भी होता है डेवलपमेंट, तो उसके संबंधित नाबार्ड, जैसे कि हम लोग देख ही चुके हैं नाबार्ड जो है, फिर LDB आता है। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो कृषि संबंधित विकास बैंक 2 प्रकार के होते हैं, राज्य स्तरीय बैंक और केंद्र भूमि विकास बैंक। ये जिला अथवा तालुक स्तर पे प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं। जो जैसे राज्य स्तरीय पे होता है तो वो नाबार्ड वगैरह जो होता है, और जो जिला स्तर पे, तालुक स्तर पे होता है वो भूमि विकास बैंक होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आयात निर्यात से संबंधित विकास बैंक। ये एग्जिम बैंक है और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी भी स्थापना 1982 में हुई थी। और इससे पहले किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी 1982 में, और इसकी भी स्थापना, एग्जिम बैंक की भी स्थापना हुई थी, वो 1982 में हुई थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो ये जो विभिन्न बैंक्स हैं, जैसे कि ये हम लोग औद्योगिक बैंक, जो डेवलपमेंट बैंक हैं, तो इसके विभिन्न पहलुओं को थोड़ा देख लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, और ये भी देख लेंगे कि क्योंकि फिलहाल जो समय इस समय जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो कृषि पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दे रहा है, क्योंकि कृषि के विकास पे हमारी सरकार महत्वपूर्ण ध्यान दे रही है। तो इसको हम लोग देख लेंगे कि क्या है और इसको याद रखेंगे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो था क्या था, अनुसूचित बैंक। ठीक, अब है गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक, तो ये है जिन बैंकों को अपने चार्टर के तहत केंद्रीय बैंक की सूची में पंजीकृत नहीं किया गया जाता है, उन्हें
गैर अनुसूचित बैंकों के नाम में रखा। जैसे कि 1934 के सूची 2 में, अधिनियम 1934 के सूची 2 में जो अनुसूचित बैंक शामिल था, लेकिन उसमें दर्ज नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक है। वे सेंट्रल बैंक की नीतियों और निर्देशों के अनुसार बैंकिंग सेवाओं को बाधा नहीं होती। जैसे कि जो नियम कानून उस पर लागू होते हैं अनुसूचित बैंक में, लेकिन इस पे कोई नियम कानून नहीं लागू होते। ये बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित अनुसूचित बैंक की आवश्यक योग्यताओं का भी पूरा नहीं। जैसे कि उसके द्वारा निर्धारित 25 लाख कम से कम आपका होना चाहिए, CRR आपको मेंटेन रखना है, ठीक। ये सब इनको ज़रूरी नहीं है, ठीक। अगर गैर अनुसूचित बैंक को देखें तो इसे लोकल एरिया बैंक भी कहते हैं। तो भारत में केवल 4 लोकल एरिया बैंक है, जिसमें कि कोस्टल लोकल एरिया बैंक, इसकी स्थापना जो हुई थी 27 दिसंबर 1990 को। कैपिटल लोकल एरिया बैंक, इसकी स्थापना 14 जनवरी 2000 को हुई थी। कृष्ण भीमा समुद्री लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो कोल्हापुर में है, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसमें नहीं लिखा है तो इसकी भी स्थापना हुई थी, कोल्हापुर में ये स्थापित है। तो हम देख रहे हैं, आज अभी देख लिए कि गैर अनुसूचित बैंक क्या है। जो अनुसूचित 1934 के अधिनियम अनुसूची में दूसरे अनुसूची में नहीं दर्ज है, उसको गैर अनुसूचित बैंक की जो दर्जा दिया जाता है। और ये क्या करती हैं, ये जो विभिन्न जो बैंक के जो आवश्यकताएं हैं वो RBI के विभिन्न टर्म्स को नहीं फॉलो करती हैं और उनकी योग्यताओं को नहीं पूरा करती हैं, तो ये गैर अनुसूचित बैंक में आती हैं, ठीक। तो आज हम लोग देख लिए कि बैंक क्या हैं, कि इसके कितने तरह के होते हैं। तो अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक हम लोग देखें। अनुसूचित जो बैंक था उसमें हम विभिन्न बैंक देखे, जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन, तो इस तरह के हम लोग सहकारी, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलप बैंक, ये सब हम लोग देखें जो कि अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो गैर अनुसूचित बैंक को भी हम लोग देख लिए, ठीक। आज के लिए हम लोग इतना ही, और अगले जो स्लाइड होगा, अगले हम लोग जो करेंगे इकोनॉमी के आगे के चैप्टर में, वो बैंक से ही संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं और फिर बहुत महत्वपूर्ण जो टर्म्स होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसको इसमें चर्चा किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। और विभिन्न इसके अलावा भी जो आगे के हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग देख लेंगे कि आगे और क्या है, ठीक। तो आज के लिए थैंक